जब जब भारत में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात आती है, स्वायत्तता के अधिकार की बात आती है और बात आती है गरिमापूर्ण जीवन जीने की, तब तब वैवाहिक बलात्कार सुर्खियों में आ जाता है। इस बार वैवाहिक बलात्कार सुर्खियों में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इससे जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं, जितनी भी निचली अदालतों में सुनवाई के बाद जो बाद में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई शुरू करने वाला है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। इस महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी फैसलों पर जो कि महत्वपूर्ण है और उन फैसलों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। उसके पीछे क्या तर्क है, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, और साथ में हम चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 375 और 376 के संदर्भ में। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट में होगी वैवाहिक बलात्कार से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई। जानेंगे कि क्या है प्रमुख मुद्दे और इनसे जुड़े तर्क। सबसे पहले देखेंगे खास खबर को कि इस खबर के अंतर्गत हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। उसी खबर के आधार पर यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, हम यह जानेंगे। इसके बाद जानेंगे उन याचिकाओं के संदर्भ में और उन मुद्दों के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं कि वे याचिकाएं किन किन विषयों से संबंधित हैं। इसके बाद जानेंगे दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित एक फैसले को जो कि वैवाहिक बलात्कार के संदर्भ में लिया गया था, क्योंकि इससे जुड़ी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। इसके बाद जानेंगे आईपीसी की धारा 375 और 376 को कि आखिर आईपीसी की धारा 375 और 376 क्या कहती है। इसके अंतर्गत एक शब्द शामिल है बलात्कार कानून से जुड़ा अपवाद। तो आखिर यह अपवाद है क्या, इसे भी जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को, चूंकि यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके बाद जानेंगे कि आईपीसी धारा के अपवाद के विरुद्ध क्या मुख्य तर्क दिए जाते हैं, सरकार का इसे लेकर क्या रुख है, यानी वैवाहिक बलात्कार से संबंधित जो अपवाद है यह आखिर है क्या, इससे जुड़े तर्क क्या हैं, इसके विरुद्ध क्या तर्क है। इसके बाद सरकार का रुख क्या है इस संदर्भ में। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और बात का जवाब देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र या जीएस के किस पेपर से संबंधित है, किस खंड से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि वर्ष 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन और सीसेट के कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। इनकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि लाइव और ऑनलाइन मोड में होंगे। तो इनसे जुड़ी जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। इससे जुड़ी अन्य जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही जो इनडेप्थ या इनफोकस या इन न्यूज का कोई भी सीरीज है या आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं, इनफोकस की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी आप लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं और हर एपिसोड का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यदि यह वीडियो आज की है तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन बाद यह पीडीएफ अपलोड हो जाए टेलीग्राम चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर है सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट मैरिटल रेप पिटीशंस फॉर हियरिंग, व्हाट आर द इश्यूज आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व्ड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी मैरिटल रेप से जुड़ी सभी पिटीशन को हियरिंग के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही है। खासकर हम जानेंगे आज इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं और इसमें कौन कौन सी याचिकाएं इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से तर्क इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। सबसे पहले खबर सुर्खियों में क्यों है, हमने अभी जाना भी कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने की बात कही और कहा कि अब इस पे हियरिंग शुरू की जानी है जो कि वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामले हैं। बात करें वैवाहिक बलात्कार की कि यह है क्या। दरअसल वैवाहिक बलात्कार एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाने को संदर्भित करता है। यानी यदि पति पत्नी साथ में है और यौन संबंध पत्नी की सहमति के बिना बनाया जा रहा है, जबरन बनाया जा रहा है, तो इसे वैवाहिक बलात्कार के रूप में जाना जाता है। भारत में बलात्कार एक गंभीर अपराध है, लेकिन वैवाहिक बलात्कार गैर कानूनी नहीं है। इसे से जुड़े कई याचिकाएं हैं, कई फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है कि अब इन मुद्दों पर बात की जानी चाहिए, इस पर हियरिंग की जानी चाहिए, सुनवाई की जानी चाहिए और एक निश्चित हमें यहाँ पर पता होना चाहिए फैसला कि आखिर वैवाहिक बलात्कार को किसकी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया जाए। इससे जुड़ा एक अपवाद है, उस पर भी चर्चा करेंगे जो कि वैवाहिक बलात्कार से ही संबंधित है।
तो यदि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये याचिकाएं हैं क्या और ये किन मुद्दों से संबंधित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो याचिकाएं गई हैं वे अलग अलग मामलों से संबंधित है। केवल वैवाहिक बलात्कार के एक ही कथन या कहें कि एक ही मामले से संदर्भित नहीं है, अलग अलग संबंध में ये मामले, ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास दायर की गई हैं, जिनमें मामले शामिल हैं। पहली जो याचिका है वह है भारतीय दंड संहिता में वैवाहिक बलात्कार की छूट या इससे संबंधित एक अपवाद की बात कही गई है, तो उसकी छूट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीश पीठ के स्प्लिट फैसले पर और इस स्प्लिट फैसले के खिलाफ ही याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। यानी इससे पहले जो बलात्कार से संबंधित एक अपवाद शामिल है आईपीसी की धारा में, उससे संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला आया था जिसमें 2 जज थे और इनका फैसला अलग अलग था। तो इस फैसले के खिलाफ, इस फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है। दूसरी याचिका है कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले के संदर्भ में, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक फैसला आया था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामला यहाँ दर्ज किया था, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में तर्क फैसला सुनाया था। यानी इन्होंने क्या कहा था कि जो अप्राकृतिक यौन संबंध है, यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ बनाता है तो इसे वैवाहिक बलात्कार के संबंध में लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। ठीक है। तीसरी याचिका है वैवाहिक बलात्कार के अपवाद के संदर्भ में, कि इसको चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं कि इसे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं जो कि हस्तक्षेप याचिकाओं के संदर्भ में है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो इन चारों प्रकारों की जो याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही सुनवाई करने वाला है। ठीक है। अदालत ने यह भी कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से संबंधित जो याचिकाएं हैं उन पर उसने केंद्र से जवाब मांगा था और केंद्र ने उस पर कुछ तर्क भी दिए थे। अब वे तर्क चूंकि अदालत के पास आ चुके हैं, तो अब अदालत को चाहिए कि इन याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करे। तो ये हमने देखा कि किन मुद्दों से संबंधित है याचिकाएं। अब आइए जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का इससे जुड़ा फैसला या मामला क्या था। दरअसल 11 मई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जज थे, इनकी एक पीठ थी। इन्होंने वैवाहिक बलात्कार से संबंधित एक मामला था उस पर सुनवाई की, जिसमें 2 जज थे। तो इन दोनों जजों के बीच जो फैसला है वह स्प्लिट हो गया। जस्टिस राजीव शकधर और एक और जस्टिस थे जस्टिस हरिशंकर। इनकी पीठ ने आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार पर अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसमें न्यायमूर्ति शकधर ने कहा कि यह वैवाहिक बलात्कार से संबंधित जो अपवाद है वह असंवैधानिक है। वहीं जस्टिस हरिशंकर ने क्या कहा कि इसकी वैधता को बरकरार रखा जा सकता है। यह अपवाद बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है, या इसे कह सकते हैं कि यह समझदारी पूर्ण भिन्नता है। यानी आप एक ही आधार पर हर जाति, समुदाय, वर्ग के लोगों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं, इस आधार पर उन्होंने कह दिया। क्योंकि इनसे जुड़े जो भी कानून हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ऐसे में जो भी निचली अदालतें हैं, चाहे वह हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, उन्होंने कहा कि इनसे जुड़ी याचिकाएं या इनसे जुड़ी जो अपील हैं वे सुप्रीम कोर्ट में ले जानी चाहिए, और उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। इसलिए इसके बाद फिर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई, जिन पर सुनवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जानते हैं आईपीसी की धारा 375 और 76 के बारे में। दरअसल आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है, जिसमें सहमति की 7 धारणाओं को सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहले चूंकि 375 बलात्कार को परिभाषित करती है, ये स्पष्ट रूप से कहती है कि किन किन आधारों पर किस किस प्रक्रिया के जरिए यदि कोई कार्य होता है, यदि यौन जो भी प्रवृत्तियां हैं वे होती हैं, तो किन आधारों पर उन्हें बलात्कार कहा जा सकता है, जो कि 375 में मेंशन है। और 376 जो है इसके बाद दंड का प्रावधान किया गया है 376 में, यदि 75 के तहत अपराध किया जाता है तो। 75 में 7 धारणाएं शामिल हैं जिसे सूचीबद्ध कर दिया गया है कि यदि इन सभी धारणाओं की उपेक्षा होती है, यानी इन सभी आधार पर कोई व्यक्ति पाया जाता है बलात्कार का दोषी, तो फिर 376 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। जिसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है कि यदि कोई व्यक्ति यौन संबंध उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बनाता है, यदि उस स्त्री की सहमति के बिना बनाता है,
यदि उस स्त्री की सहमति से, जबकि उसकी सहमति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो। यानी आप किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हैं, किसी महिला के साथ, और वह व्यक्ति, उस महिला ने सहमति भी दे दी है, लेकिन सहमति के पीछे कारण क्या हो कि आपने उसके किसी हितबद्ध, किसी जानकार, किसी पहचान या किसी संबंध के व्यक्ति को चोट पहुंचाने की बात कही हो, उसे मारने की बात कही हो या मृत्यु देने की बात कही हो, तब वह सहमति होती है, सहमति देती है, तो इसे भी दंड के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि उस स्त्री की सहमति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और स्त्री ने सहमति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास वह करती है, तो इस आधार पर भी इसे बलात्कार में शामिल किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उस स्त्री की सहमति के साथ जब वह ऐसी सहमति देने के लिए या देने के समय किसी कारणवश मन से अस्वस्थ या नशे में हो, तो इसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये 5 कैटेगरी हो गई। छठवीं है उस स्त्री की सहमति या बिना सहमति के, जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की हो। और अंतिम है कि उस स्त्री की सहमति जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो, यानी कोई व्यक्ति मूक है या हो सकता है कि पागल दिवालिया हो वह स्त्री, तो ऐसी स्थिति में भी उसे बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये तो है 7 महत्वपूर्ण बातें। अब इससे संबंधित, इन धाराओं से संबंधित कुछ और खास बातें जानते हैं। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अब इसमें जो सजा का प्रावधान है, इसमें दरअसल कुछ चीजों में बलात्कार, जो वैवाहिक बलात्कार है, उसमें अपवाद को भी शामिल कर दिया गया है, या इसी के तहत वैवाहिक बलात्कार की जो अपवाद है उसकी बात कही गई। उसमें क्या लिखा है, किस आधार पर छूट प्राप्त किया जा सकता है इसके दंड से, जब किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की ना हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा। यानी कोई पति पत्नी है, महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक की है, तो भले ही उस महिला ने सहमति दी हो या उसकी गैर सहमति के आधार पर भी यदि यौन संबंध बनाया जाता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी बेस पर एक याचिका दायर की गई है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें महिला के अधिकार को शामिल क्यों नहीं किया गया है। यह छूट अनिवार्य रूप से पति को वैवाहिक अधिकार की अनुमति देती है। यानी यह अधिकार केवल किसके पास हो गया, अब पति के पास, कि पति के पास वैवाहिक अधिकार यहाँ है, जो कानूनी मंजूरी के साथ अपनी पत्नी के साथ सहमति या गैर सहमति वाले यौन संबंध के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि शादी के बाद किसी महिला की सहमति अब कोई मायने ही नहीं रखती है। इस अपवाद के स्वरूप यदि आप जानें या समझें तो चुनौती के पक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है, चुनौती के पक्ष में कहा जा रहा है, इसकी क्यों चुनौती दी जा रही है, तो इस पूरे मामले को चुनौती इसलिए दी जा रही है कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसकी सहमति को कमजोर कर दिया गया है और इसलिए यह असंवैधानिक है, जबकि व्यक्ति का अपना अधिकार अभी भी मायने रखता है। ये तो हमने देखा आईपीसी की धारा 375 और 376 के संदर्भ में क्या बातें हैं। अब आइए जानते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का इससे संबंधित फैसला क्या है। तो दरअसल 23 मार्च 2022 को एक फैसला दायर किया गया था। कहाँ एक फैसला दिया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। यह जो केस है किससे संबंधित है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ लगाए गए बलात्कार आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया था कर्नाटक हाईकोर्ट ने। यानी एक महिला ने एक पति के खिलाफ यहाँ पर अपना मामला दर्ज कराया था, वैवाहिक बलात्कार से संबंधित था, और इससे जुड़ी जो आरोप, इन आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया था कर्नाटक उच्च न्यायालय ने और पति को यहाँ दोषी पाया गया था। फैसले ने बलात्कार कानून में दिए गए अपवाद को खारिज कर दिया, हालांकि पूरी तरीके से खारिज नहीं किया था, लेकिन इसमें जस्टिस ने कहा कि अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट। वैसे ही एक बलात्कार है, एक व्यक्ति यदि व्यक्ति है, एक कार्य यदि कार्य है, वैसे ही बलात्कार एक बलात्कार है, चाहे वह भले ही एक पति के द्वारा किसी पत्नी के साथ क्यों ना किया गया हो। उन्होंने कहा कि बलात्कार एक बलात्कार है, चाहे वह महिला पत्नी पर पति पुरुष द्वारा किया गया हो। ऐसे में उन्होंने यह फैसला दिया पत्नी के साथ। हालांकि कई सामान्य कानून वाले ऐसे देश हैं जहां वैवाहिक बलात्कार की छूट है और दुर्भाग्य से भारत इन देशों में शामिल है। यदि हम बात करें कि आखिर किन आधारों पर वैवाहिक बलात्कार से संबंधित जो अपवाद है उसे शामिल किया गया है,
इसके पीछे कोई तो कारण होगा जिन आधारों पर इसे शामिल किया गया था उस समय आईपीसीसी में। तो इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क दिया जाता है सदा के लिए सहमति, लाइफ टाइम वाइफ ने सहमति दे दी है, और दूसरा आधार दिया जाता है सेक्स की अपेक्षा। यदि हम सदा के लिए सहमति की बात करें तो इसमें यह धारणा शामिल है कि एक बार शादी करने के बाद महिला अपनी स्थायी सहमति दे देती है जिसे वह वापस नहीं ले सकती। तो आप सोचिए कि चूंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, कई बार बहुत सारी स्थितियां भी बदलती हैं, ऐसे में सेम स्थिति कैसे हो सकती है? हमेशा के लिए एक ही सहमति, एक ही या सहमति कहें स्थायी सहमति कैसे कार्य कर सकती है? दूसरी बात है सेक्स की अपेक्षा। दरअसल इसके पीछे धारणा बताई जा रही है कि एक महिला विवाह में यौन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध या बाध्य है, क्योंकि विवाह का उद्देश्य प्रजनन है और इसके लिए महिला इनकार नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये महिला को प्रॉपर्टी बनाने जैसा है, प्लॉट बनाने जैसा हो गया, या महिला की अपनी स्वयं की इच्छा यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप कह सकते हैं कि इंसान के रूप में उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसका विवाह हो गया है। तो इन दो आधारों पर उसमें शामिल कर लिया गया था अपवाद के रूप में इसे। अब आइए जानते हैं कि आईपीसी धारा के अपवाद के विरुद्ध मुख्य तर्क क्या दिए जाते हैं कि आखिर इस धारा को क्यों खत्म कर देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार की छूट समानता के अधिकार, जो कि हमें भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14 में दिया है, और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, यौन और व्यक्तिगत जो स्वायत्तता का अधिकार हमें प्राप्त है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत, ये इसके खिलाफ है। बिल्कुल ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ स्पष्टता नजर आती है। इसके अलावा विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच यह एक अनुचित वर्गीकरण खड़ा कर देता है कि यदि महिला विवाहित है तो उसमें उसे सहमति की जरूरत ही नहीं है, जबकि वह अविवाहित है तो वहां सहमति की जरूरत है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में एक अनुचित वर्गीकरण आ जाता है और विवाहित महिला से यौन गतिविधि के लिए सहमति देने का अधिकार छीन लिया जा रहा है। इस संदर्भ में ही इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा कुछ और भी चीजें शामिल हैं, जैसे कई बार अदालतों ने कुछ फैसले दिए हैं जिसमें अदालतों ने कहा है कि यौन कृत्य के दौरान या उसके बीच में भी सहमति वापस ली जा सकती है, इसलिए हमेशा के लिए सहमति की धारणा कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती है। जबकि कई बार अदालतों ने ही अपने फैसले में ये बातें कही हैं। इनसे जुड़ी कुछ और बातें भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चूंकि यह प्रावधान संविधान लागू होने से पहले डाला गया था, इसलिए प्रावधान को संवैधानिक नहीं माना जा सकता। और यह भी कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिक के साथ जब क्रूर सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद आपराधिक कानून सुधारों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इसका नाम था जीएस वर्मा समिति। तो 2013 में इसने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटा देना चाहिए। इसने सिफारिश की थी कि इसे हटाया जाना चाहिए। तो इन सभी आधारों पर इसका विरोध किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सरकार का रुख क्या है इससे लेकर। दरअसल जब उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अपना पक्ष मांगा था तो सरकार ने इससे संबंधित अपने पक्ष दिए थे, जिसमें दिल्ली मामले ने केंद्र ने वैवाहिक बलात्कार को जो छूट है इसका बचाव किया था। इसने कहा कि वैवाहिक बलात्कार से संबंधित जो अपवाद है इसे रहना चाहिए, जिसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि कानून के संभावित दुरुपयोग से बचाने के लिए जरूरी है कि इसे होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में जब इसे हम अपराध घोषित कर दें तो कई बार पत्नियां इसका दुरुपयोग करें और पति को लगातार इससे फंसा सकती हैं। और विवाह संस्था की रक्षा के पीछे एक उन्होंने तर्क दिया था कि विवाह संस्था की रक्षा के लिए जरूरी है कि यह होना चाहिए। इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श की भी आवश्यकता की बात कही गई थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। इसके बाद उन्होंने कई और बातें भी कही थी, कई अच्छे तर्क भी दिए थे। दिल्ली सरकार का एक तर्क है, दिल्ली सरकार इसमें कहती है कि विवाहित महिलाएं अपने पतियों द्वारा बलात्कार का शिकार हो सकती हैं, लेकिन उनके पास अन्य प्रकार के कानून भी मौजूद हैं कि वे इससे हट सकती हैं, अलग हो सकती हैं। जैसे वे तलाक के लिए आवेदन कर सकती हैं या घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह भी कहा, उन्होंने कहा चूंकि कई व्यक्तिगत कानून भी मौजूद हैं और कई व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर अदालत को कई अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर कानून में एक प्रावधान है जैसे जो अदालत को पति या पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर करने की अनुमति भी देती है, तो इससे भी रहने देना चाहिए। लेकिन इस कानून से जुड़ी जो याचिका है
वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। तो ऐसे में इस आधार पर इस पक्ष को भी खारिज किया जा सकता है। ये तो हमने देखा सारे पक्षों को, इनसे जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन्हें। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा सवाल क्या है। प्रश्न है, आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करने के साथ साथ सहमति की धारणाओं को सूचीबद्ध करती है। तो आपको बताना है कि सहमति की कितनी धाराएं हैं, 5, 7, 9 या 11। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।